पांचवा चैप्टर के नाम क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अंग्रेजी में कार्य के लिए देगा वर्क, ठीक ना। ऊर्जा के लिए एनर्जी, शक्ति के लिए पावर, ठीक ना। तो हम लोग वही के पढ़ेंगे। और ये देखो कार्य पढ़ेंगे ना हम लोग पहले, तो कार्य तीन जगह तीन तरह के होता है। एगो कार्य के तरह क्रिया के समझ लेता है जो हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं सो, ठीक ना। और उसी तरह इंग्लिश ग्रामर के लिए दे देता है वर्ब, तो वो में हो जाता है। लेकिन हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो क्रिया में हम लोग पढ़ेंगे कि जिसमें ना लगल रहेगा, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ा, वो सब क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, मतलब काम कहलाता है। लेकिन यहाँ कार्य के अर्थ के तू सके समझा काम, लेकिन फिजिक्स में वैसा सेम नहीं होता है, अलग है। चलो देखते हैं अब कार्य किसे कहेंगे। तो कार्य, दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है, ठीक ना। सही से बोला कि जैसे पढ़ना, लिखना, कढ़ाई, नौकरी आदि ही कार्य कहा जाता है। तो ये सब भी क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है, क्रिया की तरह। परंतु भौतिक में कार्य शब्द विशेष अर्थ होता है, लेकिन भौतिक में हम लोग को पढ़ना लिखना कार्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो साइंस में कार्य का अर्थ लिखना पढ़ना के अर्थ दूसरा है। अगला देखो, यह एक भौतिक राशि है जिसे विशेष मात्रक में मापा जाता है। तो यह एक कार्य क्या है? एक भौतिक राशि है, ठीक ना। तो कार्य किसे कहते हैं? भौतिक में कार्य से हमारा तात्पर्य यांत्रिक कार्य से होता है। एक परिभाषा भी ना है, आगे देखो। तो यांत्रिक कार्य का अर्थ समझो। यदि कोई व्यक्ति एक पत्थर को अपने हाथों से उठाता है तो हाथों की मांसपेशियों द्वारा कार्य संपन्न होता है, ठीक ना। तो अगर कोई उठाने में ओकर शरीर ऐसे ऐसे चला ना, ठीक, तो मांसपेशियां कोई ना कुछ कार्य किया ना, तो यही कार्य संपन्न हुआ, ऊपर नीचे। रेलगाड़ी का इंजन रेल के डिब्बे को खींचने का कार्य करता है, तो यहाँ भी काम हुआ है। घर्षण बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तु को रोकने में भी कार्य संपन्न होता है। तो कोई चीज घस घुस हो रहा है, आगे पीछे घर्षण कार्य कर रहा है, तो वहां भी कार्य हो रहा है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कार्य होने के लिए किसी बल का लगाना आवश्यक है। तो जब भी कार्य होगा तो हमें बल की जरूरत पड़ेगा कि ना जरूरत पड़ेगा? तो बिना बल के कोई कार्य नहीं होगा। आगे देखो, किसी रस्सी से लटके हुए पत्थर पर गुरुत्व बल तो लगता है, परंतु चूंकि उसमें विस्थापन नहीं होता है। कोई रस्सी में लटका दिया, चाहे पंखा ऊपर लटकल है ना, लटकल, एक में बल लग रहा है ना, बल जैसी खींच रहा है पृथ्वी अपना ओरी लगाइले है ना बल, तो यो तो जहां बल लग रहा है तो यो कार्य है, लेकिन ये कार्य नहीं कहलाएगा फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि जैस के तैस है, विस्थापन एक में तन को नहीं हो रहा, तो कार्य नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम कोई चीज को टांग दिया, चाहे धक लटकैले है, तो कार्य कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वही है कि जब गुरुत्व बल तो लगता है, ये हमें बल लग रहा है कि रस्सी को लटके हुए एक पत्थर को गुरुत्व बल लगता है, परंतु उसमें विस्थापन नहीं है, इधर उधर ना जा रहा है, इसीलिए यह स्थिति में कोई कार्य नहीं होता है। अतः किसी वस्तु पर बल लगे परंतु उसमें विस्थापन नहीं होता, कार्य नहीं होता है। तो कार्य किसे कहेंगे? अगर ऊपर बल लगे, अगर में कुछ विस्थापन होगा तो कार्य कहलाएगा। लेकिन कोई वस्तु पर बल लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तो उसको कार्य नहीं कहलाएगा। फिर हम जानते हैं कि किसी दिशा में गतिशील वस्तु पर यदि बल न लगे तो वह उसी दिशा में उसी चाल से चलती रहेगी, जैसे न्यूटन के प्रथम गति के नियम में पढ़े थे। तब इस स्थिति में भी कार्य नहीं होता है। ओकरा में क्या है कि दिशा में गतिशील बल न लगे, कोई दिशा तो है, इधर चलता रहा है, लेकिन उनका पर कोई बल लग ही न रहा है, तो बल न लगेगा तो वो कार्य नहीं कहलाएगा। तब इस स्थिति में कार्य नहीं होता है। अतः बिना बल लगे वस्तु का विस्थापन हो तब भी कार्य नहीं होता है। यानी कि अगर बल लग रहा है लेकिन विस्थापन है न है, ठीक, तो कार्य कहलाएगा कि ना कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कार्य कहलाने के लिए में बल भी लगना चाहिए और विस्थापन भी होना चाहिए, तभी कार्य रहेगा। अगर बल लग रहा है और विस्थापन न लग रहा है तो कार्य नहीं कहलाएगा। अगर विस्थापन लग रहा है या बल न लग रहा है फिर भी कार्य नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि यांत्रिक कार्य यानी कार्य तभी संपन्न होता है जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु विस्थापित हो, यानी उस पर बल भी लगे और विस्थापन भी हो, तब वो कहेंगे कि कार्य हुआ है या कार्य है। कार्य हमेशा किसी बल के द्वारा ही होता है, न किसी वस्तु के द्वारा। और जब हम बल लगाते हैं तभी वो कार्य होगा। जैसे अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो धकेलेंगे, तो पर बल लगा, और कोई ना कोई का दिशा के तरफ धकल के लेकर जाएंगे तो हमें विस्थापन होगा, तो ये हमारा कार्य कहलाएगा। परंतु हम पराये वस्तु का नाम लेते जो ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, जब कोई फल किसी पेड़ से स्वतः गिरता है तो हम कहते हैं कि पृथ्वी के द्वारा फल पर कार्य हुआ है। पृथ्वी बल लगाया तब ना अपना खींच लिया, हाँ, तब वास्तव में फल पर पृथ्वी लगाते हैं हुए गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य हुआ है, न कि पृथ्वी द्वारा।
तो पृथ्वी बल ना लगेगा, ओकरा में गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा, तो न कि पृथ्वी का कार्य हुआ, तो पृथ्वी कार्य न किया बल्कि कौन कार्य किया, गुरुत्वाकर्षण बल। अब कार्य का परिमाण देखो, अब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि कार्य का परिणाम वस्तु पर लगाते हुए बल और उस वस्तु के विस्थापन पर किस प्रकार निर्भर करता है। किसके बोला है, अब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि कार्य का परिणाम वस्तु पर लगाते हुए बल और उस वस्तु के विस्थापन पर किस प्रकार निर्भर करता है। कि कार्य के लिए क्या जरूरी है, बल भी जरूरी है और विस्थापन भी है। तो अगर किसी वस्तु पर बल भी लग रहा है, विस्थापन भी लगता है, कैसे निर्भर होगा, एग्जाम्पल में देखो। जैसे कह रहा है, मान लिया कि हम 1 kg के एक बाट को, बाट के मतलब बटखारा, कै किलो वाला बटखारा लिया है, 1 किलो वाला को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं। कै मीटर तक, 1 मीटर, ठीक ना। ऐसे करके 1 हाथ 1 मीटर होता है, समझाने करता है। चित्र में देखने के लिए कहा है कि देख लीजिए 1 किलो के बटखारा को 1 किलोमीटर तक उठैले है। अगला कार्य, इस प्रकार हम निश्चित इसके लिए हम न्यूटन के जब नियम कितना लगेगा, गुरुत्वीय बल 9.8 न्यूटन का बल लगता है। कि उठाने में कितना बल लगेगा, 9.8। इस हाँ सीधा 10 वाला। इस प्रकार हम निश्चित परिणाम का कार्य करते हैं। अब 3 kg के द्रव्यमान की एक वस्तु को उठाते हैं, क्या किलो वाला, 3 किलो वाला, कितना, उतने 1 मीटर तक। उसी ऊंचाई तक उठाने के लिए हमें 3 गुना बल लगाना होगा। 1 किलो उठाए तो उतना बल लग रहा था, अगर 3 किलो उठा होगा 3 गुना बल लगाना होगा ना, तो 3 गुना बल लगाना होगा। ऐसे भी कार्य 3 गुना हुआ है, यानी कि हमको बल अगर 3 गुना लगाना पड़ा था, कार्य कितना हुआ, 3 गुना। क्यों, हाँ लिखा है 3 गुना होगा, क्योंकि 3 kg को 1 मीटर तक उठाने में उतना ही कार्य करना होगा जितना 1 kg के द्रव्यमान को 1 मीटर उठाते हैं। हमको 1 मीटर तक उठाने में जितना हुआ था, लेकिन वहाँ वजन बढ़ गया है, तो अब 3 बार उठाने का करेंगे, ठीक ना। कितना बार, 3 बार। तो 1-1 मीटर करके उठा लें, लेकिन 3 बार ना उठ रहा है, 3 kg उठ रहा है, तो हमको लग रहा है तो ऊंचाई 3 बार उठाने पर करना होगा। यदि 1 kg को बाट को 2 मीटर कर दिया जाए, कितना मीटर, 2 मीटर, तब उठाएंगे तो स्पष्ट है कि 1 मीटर और अब फिर दूसरे 1 मीटर उठाने में किए गए कार्य बराबर होंगे। अतः बाट को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य उस कार्य का दुगना हो गया हुआ। तो 1 मीटर में जितना था उससे दुगना किए हैं हम लोग, तो कार्य क्या हो गया, दुगना हो गया। तो 1 kg के बाट को 1 मीटर तक उठाने में करना पड़ता है। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि कार्य वस्तु पर लगे बल और उस वस्तु के विस्थापन दोनों के समानुपाती होता है। एक तो बल लग ही रहा है, दिशा है ना कौन के तरफ, ऊपर के तरफ उठ रहा है। अतः कार्य की परिभाषा इस तरह है। इसीलिए कार्य किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखल है हम लोग का कि बल, ठीक ना, पढ़ लो। बल की दिशा में, बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। कि पहले तो बल रहेगा, अब कौन दिशा में बल लग रहा है से दोनों के गुना करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, कार्य निकल आएगा। इस पे भी आगे क्वेश्चन है कि कार्य निकालने के तो क्या करेंगे, जो बल लगा है से में और जो दिशा में बल लगा है वो दोनों के गुना कर देंगे तो हम लोग का कार्य आ जाएगा। कार्य के अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, इसीलिए W लिखा गया है, ठीक ना। फिर ई वाला बल के लिए F लिखा गया, बल में दूरी है तो विस्थापन इस समय के लिए भी है तो S लगा दिया गया है। तो इस तरह कार्य का ऐसा मात्रक अब हम लोग के देखना है, ठीक। तो हम लोग कार्य देख लिए कि बल और विस्थापन जरूरी है, जितना हम समय उठाएंगे उतना दुगना होते चल जाएगा। इसीलिए हमको लोग के क्या होता है, बल अगर 1 मीटर है, 1 मीटर तक के उठा रहे हैं तो बल लग रहा है, अगर 2 मीटर उठा तो दुगना होना जा रहा है, मतलब उतना से गुना हो रहा है। इसलिए बल में बल की दिशा के तय करिए तो दुना से गुना कर देते हैं तो हम लोग का कार्य निकल कर आ जाता है। और कार्य का सूत्र है कि बल में गुना करे है कि जिस दिशा में लगा है उससे, तो इसका एसआई मात्रक भी, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, जब बल न्यूटन में मापा जाता है और दूरी मीटर में मापी जाती है। क्या कि बल पहलुका से किस में गया, न्यूटन में। इधर बल की दिशा दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर में होता है, तो मीटर में, तब कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है जिसका संकेत Nm होगा। इसीलिए कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, हाँ शॉर्ट में Nm, न्यूटन मीटर। वीर कार्य का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर भी खाली न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक, और इसे ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में जूल कहते हैं। तो इसीलिए जूल के संकेत में, जैसे हम लोग देख लिए थे कि दाब का एसआई मात्रक थे वो अलग होबे करता है, हाँ उस वैज्ञानिक के सम्मान में पास्कल रखा गया था ना। उसी तरह कार्य का भी जूल वैज्ञानिक नाम थे, वैज्ञानिक का नाम क्या था, जेम्स जूल।
इन्हीं के सम्मान में जूल रखा गया जिसको जे से संकेत किया जाता है, ठीक ना। तो कार का एसआई मात्रा क्या होता है, तो जूल, ठीक ना। और दूसरा का क्या था, न्यूटन मीटर। तो कार का एसआई मात्रक जूल भी होता है, और 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन मीटर, ये भी हम लोग को याद रखना है, ठीक ना। तो कार का एसआई मात्रक 2 गो होता है, एगो न्यूटन मीटर और एगो जूल, ठीक ना। 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर। तो इस तरह हम लोग एसआई पद्धति से देख लिए 1 न्यूटन मीटर। इसका 2 मात्रक होता है जूल, जेम्स जूल वैज्ञानिक के नाम पर कार का एसआई मात्रक क्या रखा गया है, जूल। अब देखो, अर्थात 1 जूल कार की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया गया हो, ठीक ना। तो कार की वह मात्रा जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया गया हो, ठीक। परिभाषा समझ में आ रहा है। अब धनात्मक और ऋणात्मक के सुनो। केमिस्ट्री में दिखाते धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब निगेटिव। बल यानी फोर्स और विस्थापन, जिसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहा गया है, दोनों की परिणाम यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है। तब बल और विस्थापन दोनों में दिशा होती है, अर्थात बल और विस्थापन सदिश राशि है। तो हम लोग पीछे पढ़े हुए कि बल कौन सी राशि है, सदिश, और विस्थापन कौन सी राशि है, वो सदिश है। परंतु कार जो कि बल और विस्थापन का गुणनफल है को दिशा नहीं होती है, ठीक ना। एकरा में दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होती है, अर्थात कार एक अदिश राशि है, ठीक। तो स्केलर क्वांटिटी है। तो बल और विस्थापन तो सदिश है, लेकिन दोनों के गुणनफल से बना है कार, तो कार अदिश राशि है, ठीक ना। सर्वेश, कार सदिश राशि है कि अदिश? वेरी गुड। खाली बैठ कर अंगाता है हमारा बीजू ना सुनता है। बल है सदिश, विस्थापन है सदिश, लेकिन उनका दोनों से गुणनफल बनने वाला कार कौन राशि है, अदिश। देगा अब बोलता है 36। कार कौन सी राशि है, अदिश, सतीश ना। आगे पढ़ते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दिशा का उस पर लगाते हुए बल की दिशा से विभिन्न संबंध हो सकता है, जैसे वस्तु का विस्थापन उस पर लगते हुए बल की दिशा में हो सकता है, या फिर उस वस्तु का विस्थापन उस पर लगते हुए बल की दिशा के विपरीत दिशा में भी हो सकता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब कार्य का परिणाम धनात्मक होता है, ठीक ना। अगर क्या देखो, धनात्मक कब होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में, क्योंकि जिधर बल लग रहा है वो, जैसे यह चित्र में नहीं देखो, इधर से बल लग रहा है और इधर जा रहा है, तो कौन सा होगा, धनात्मक। और जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। मतलब तू इन्ने से ढके लाया, वो उन्ने से ढके लाया, तो उल्टा चल रहा है, तो उल्टा वाला के लिए ऋणात्मक होता है। धनात्मक का कार्य देखो, मान लिया कि किसी टेबल पर रखे लकड़ी के एक टुकड़े गुटके पर निश्चित बल F कार्य करता है, उसे गुटके पर अपनी दिशा के इस दूरी तक विस्थापित करता है, तब कार्य की परिभाषा से गुटके पर F बल कार्य किया है। ये एग्जाम्पल से दे दिया गया है कि सूत्र के अनुसार से ये काम किया गया है। और उदाहरण के लिए, जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरता है तब उसका विस्थापन पृथ्वी के गुरुत्व बल के दिशा में होता है, अतः इस स्थिति में गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो जब वही दिशा में जा रहा है तो कौन सा कहलाएगा, धनात्मक। अब आप लोग देखेंगे ऋणात्मक, जेकर चित्र में देख लो कि गेंद ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आया। अगर भी ऊपर हम भेजते हैं तो ऊपरों से कोई एगो बल कार्य रखता है, क्या कि फेंक रहे हैं तो पृथ्वी अपना ओर खींच रहा है और बॉल आगे की तरफ जा रहा है, ठीक ना। तो बॉल ऊपर के, बॉल की दिशा ऊपर की तरफ है, अब बॉल किधर है, नीचे की तरफ, तो ये दिशा उल्टा लग रहा है में, तो ऋणात्मक होगा, नीचे। जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो, ठीक, एक विस्थापन ऊपर की तरफ है और बल नीचे लग रहा है, बल एक नीचे, पृथ्वी नीचे खींच रही है, तब विस्थापन और बल की दिशाओं के बीच 80 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना, 180 डिग्री का, कि यहाँ से पूरा इधर इधर बन रहा है, तो यहाँ 180 डिग्री जा उधर रहा है या घींच इधर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। उदाहरण के लिए, किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए, जैसे चित्र में देख लो, तो उसका विस्थापन ऊपर की दिशा होगा, विस्थापन ऊपर, क्योंकि किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, जबकि गुरुत्व बल नीचे की, गुरुत्वाकर्षण बल किधर खींच रहा है, नीचे की ओर, तो विपरीत हो रहा है ना।
तो अतः गेंद की ऊपरी गति के क्रम के गेंद के गुरुत्व बल का ऋणात्मक कार्य होता है, तो ये सब कौन कहलाएगा? ऋणात्मक। अब एगो शून्य वाला ध्यान से देखना, कब शून्य होता है, कहता है कि कार्य कब शून्य हो जाएगा, तब हम हाँ, जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अभिलंब होता है तथा तब विस्थापन और बल की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ये नीचे चित्र देख दिया है, देखो, जो हम बताए थे कि कोई चीज हम लोग ढेला बांध लेते हैं रस्सी में और गोल गोल घुमाते हैं, तो अगर विस्थापन तो उधर नहीं चले जा रहा है, ठीक ना, खाली दिशा कितना 90 डिग्री के कोण बना रहा है, केंद्र से कितना 90 डिग्री। देखो यहाँ पर विस्थापन इतने है या बल इधर लग रहा है, ठीक ना। यहाँ हम लोग रस्सी ढले रहती है, इधर जाता है तो इतने दूर ना बल कार्य करता है, और दिशा इतने नहीं जाते, यहाँ पर कितना डिग्री के कोण बना है? 90 डिग्री के। तो जब 90 डिग्री कोण बना कि विस्थापन कभी इधर जा रहा है और बल यहाँ केंद्र की तरफ आ रहा है, तब कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो यही कहा है कि जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अभिलंब के मतलब यही होता है 90 डिग्री का अभिलंब कोण बना लिया है लंब पर, तब विस्थापन और बल की दिशा के बीच कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री के बनेगा तो कार्य शून्य होगा, और 180 डिग्री का बनेगा तो ऋणात्मक होगा, ठीक ना, वही वाला। तो ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी डोरी को एक सिरे पर बांध करके पत्थर के क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, तब पत्थर पर बल डोरी के अनुरूप वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा लगता है, जबकि हर क्षण पत्थर का वेग वृत्त पर स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, अर्थात हर क्षण पत्थर लगे हुए बल की दिशा के अभिलंब चलता है। अतः इस स्थिति में बल के द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य शून्य होगा। इसका कार्य क्या होगा? शून्य होगा। प्राकृतिक में ऐसी गति के अनेक उदाहरण, जैसे सूर्य के चारों ओर घूमती हुई सभी ग्रह, पृथ्वी या पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए सभी कृत्रिम उपग्रह। तो पृथ्वी के चक्कर लगाता है ग्रह, तो सेम ऐसी नहीं लगाता है, तो उसमें भी कार्य क्या रहता है? शून्य। और पृथ्वी के चक्कर सब उपग्रह लगाता है, जैसे चंद्रमा, चाहे कोई सैटेलाइट भेजा गया से तो ऐसी चक्कर लगाते रहता है पूरा गोल गोल, तो यहाँ भी कार्य क्या होगा? शून्य। तो हम लोग कार्य का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। देखो हाँ, एनर्जी के बारे में क्या क्या है, जरा तू कहता कि एनर्जी कम है, ताकत उगत वाला वही सब, बैटरी लो। तो ऊर्जा देखो, जब किसी बल के किसी वस्तु पर लगाने के लिए वस्तु की चाल बढ़ सकती है, ठीक ना। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई पिन, तो बल ज्यादा कर देंगे और स्पीड बढ़ा ना सकते धनु, हरा है कुछ होना, हाँ ढेला स्पीड करता है, दोनों आया है लेट से कर, उसकी स्थिति या आकृति बदल सकती है, ठीक, ध्यान से देखो। इत्यादि, कोई गतिमान वस्तु पिंड दूसरी वस्तु के गति में ला सकता है, जैसे ध्यान से देखो, चल रहा गेंद कोई किसी स्थिर गेंद पर टक्कर मारकर उसे लुढ़का देता है, यानी कि कोई यहाँ पर रखल है, गेंदे है, ठीक ना, इधर से बहुत जोर से और गेंद बिगेगा, तो हमें टकराएगा तो दोनों गेंद चले लगेगा कि ना चले लगेगा, ठीक। तो ही बोला है कि चल रहा कोई गेंद किसी स्थिर गेंद से जब टकराता है तो मार करके लुढ़का देता है, तो वो लुढ़के लगता है धीरे धीरे। अतः गतिमान वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है। तो कोई भी वस्तु अगर गति में है, कोई में टक्कर मारेगा तो ओकरो बढ़ा देगा। जैसे अगर रोड पर एगो 4 चक्का लगल है और पीछे से एकदम स्पीड में ट्रक आया, ओकरा जोर से पीछे से टक्कर मारेगा तो 4 चक्का कितना स्पीड में जाएगा, मतलब रोड एकदम सीधा बनल है, कोई को नहीं लगाएगा, एकदम सीधे जाते रहेगा, वो गतिमान हो जाएगा, तोड़ते फाड़ते। तो ये बोला है कि गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है कि नहीं, बल लगा ना दिया, कोई वस्तु जेकरा टकराता है ओकरो ले भाग जाता है। तो गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, कोई गेंद को ले लो, चाहे कोई गाड़ी टकराता है तो ओकरो रनिंग ला देता है। कोई बल लगाकर किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाई गई किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, कि कोई किसी वस्तु को बल लगा करके हम उठा करके ऊपर में टांग दिए, ठीक ना, और तब उसको नीचे छोड़ेंगे, ज्यादा पावर से आता है ना। जैसे देख लो, जैसे जब ऊपर उठाए गए किसी हथौड़ा को किसी कील पर गिरने दिया जाता है, तो वह कील को लकड़ी में प्रवेश करा देता है। तो एक हथौड़ा जोर से मारा जाता है तो पूरा एकदम कील धस जाता है, तो गतिमान में और ऊर्जा बढ़ ना गया, ठीक, तो वो और स्पीड कर देता है, तब वह कील को लकड़ी में प्रवेश करा देता है। उसी तरह लपेटी गई कमानी का उपयोग घड़ी की सुइयों और खिलौने को चलाने में हो रहा है। तो कमानी ऐसा कुछ है, वो खिलौना देखा होगा
जेकर गड़ी रहता है पीछे से रस्सी खींच दो आ तब रख दो तो आगे से बढ़े लगता है, तो ओकरा वैसे ही लगल रहता है। हाँ ठीक ना, या घिरनी वाला ऐसे ना जाकर ऐसे से खींचेगा तो रस्सी तीर का मान, हाँ तो वो धागा को खींच दो तब छोड़ दो, तो धागा को पहले में लपटल रहता है, पहले धागा को में लपटल रहता है और तब धागा को खींच दो और तब छोड़ दो, तो जैसे जैसे धागा खुलते जाएगा फिर वो लपटाते जाएगा, वो काम करते रहेगा। तो वह कमानी लपटी गई कमानी का घड़ी की सुइया और खिलौने में चलाने में होता है। तो ये जब कार्य करने लगा था, आगे देखो, यह वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु में ऊर्जा आ गई है। अगर वो वस्तु रखल है लपेट करके फिर खींच कर छोड़ रहे हैं तो ओकरा में कार्य करने की कोई क्षमता न गया, तो उसी क्षमता को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं, अंग्रेजी में एनर्जी। एक परिभाषा देखो, यानी ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एकदम इजी। आ समझ लेके समझ लो, एक कट्ठा खेत है आ तोरा धनु के भेज दे, धनु 3 दिन में काम का आया, हाँ वो में थोड़ा सा मिक्स है, हाँ ये में भी पर क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से देखो क्या कहे, एक कट्ठा खेत है धनु के या तो धनु 3 दिन में तामा है, तो ये कर क्षमता हुआ, कार्य करने की क्षमता को यह कर ऊर्जा होगा, ठीक। आ तू 1 दिन में ताम दिया तो ऊर्जा केकरा ज्यादा है, तोरा ना, तो यह एनर्जी है, तो यह तोर कार्य करे के क्षमता है, ठीक। बात तो सही है, हम एकरे ने तो एनर्जी केकर ज्यादा है, धनु के जे जल्दी कर देगा ओके एनर्जी, तो वही ना कार्य करे के क्षमता है। एक कट्ठा खेत कोई 1 दिन में ताम रहा है, कोई 3 दिन में, ठीक, तो केकर क्षमता ज्यादा है, 1 दिन वाला के। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, तो जेकर क्षमता ज्यादा ओकरा ऊर्जा ज्यादा है। सबसे बढ़िया 5 मिनट आधा घंटा के अंदर सर जी कथी कहते हैं, हमर क्षमता ज्यादा है, इसको कोई और वही कहने का मतलब है कि कार्य करने की क्षमता, किसी को कार्य करने की, जैसे कि कोई के काम करे की क्षमता है कि कोई 10 घंटा काम कर देता है, रह चुको, ठीक ना, तो ओकर कार्य करने की क्षमता है, ठीक ना, तो ओकरा पास एनर्जी है कि 10 घंटा कर सकता है, और कोई 4 घंटा में थक जाता है, ठीक, तो ओकर कार्य करने की क्षमता कितना है, 4 घंटा, तो ओकर ऊर्जा कितना है शरीर में, 4 घंटा के, तो यही ओकर ऊर्जा हुआ। तो यही कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। काम करने में अलग ऊर्जा लगता है, हाँ वो भी अलग होता है, वही भी आगे निर्भर रहेगा हम लोग पर। बस ट्रैक्टर लेता है ये आधा घंटा के अंदर। अब भाई अभी छुट्टी पर आए हैं, ले रहता है, चल गए, तो ट्रैक्टर लेकर कहाँ जा रहा था, बालू ले गए, अभी चलता है, हाँ कुछ ट्रैक्टर पर लोड हुआ था, ले आलू था, अब ना उधर ले जा रहा था बालू, लेकिन था एक दिन शायद लग रहा था कि फील्ड में बालू गिराने जा रहा है, हाँ वो 4 चक्का भी ना है, वो वाला बिक गया, अभी खाली वो ट्रैक्टर बचा है। अब तो आदमी एकरा कहे कम है चलावे वाला, तो साइकिलो के नाम बोलना आए से ना आदमी कहे कि अब आदमी कम है ना करे ना, तो पहले सब। चलो आगे हम पढ़ते हैं, हाँ समझ रहे हैं तो चलो। किसी वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी है उसकी माप कार्य करने की उस क्षमता में पदों में होती है, ठीक ना, ध्यान से देखो, कोई वस्तु कितना ऊर्जा, जैसे बैटरी कुट्टी की ऊर्जा होता है, कोई बैटरी बहुत देर चल रहा है, कोई बैटरी वाला कम, तो उसकी माप कार्य करने की क्षमता में पदों में होता है। अतः स्पष्ट है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक वही होता है जो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल, तो ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल। तो याद रखना ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, हाँ तो यो लिख ले आगे, तो देखने लोग पढ़ो ध्यान से, पहले देख लेते। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक वही होता है जो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी कि कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, हाँ तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल। और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, तो ऊर्जा कौन सी राशि है, कार्य कौन सी राशि है, अदिश। बल कौन सी राशि है, सदिश। अब विस्थापन कौन सी राशि है, चलो हाँ आगे देखो, हाँ किसी वस्तु को अपनी, आगे पढ़ो, किसी वस्तु को अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना, अभी तो थोड़ा सा कि इतने पढ़े कि 1-2 एग्जाम्पल है, लेकिन आगे कभी रहेगा कि कोई क्वेश्चन बोल देगा, आप बोलेगा इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, ठीक ना, ध्यान से देखना, ठीक। चाहे कहेंगे चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा है, तो इनमें गति में है ना वो, तो ये काइनेटिक है, तो इस तरह के रहेगा क्वेश्चन, ध्यान से देना। अभी पहले बता देते हैं ताकि पहले सुनो, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, गतिज ऊर्जा के। मैं टाइप नहीं बोलकर बताया कि ऊर्जा के कितने प्रकार है, लेकिन हम लोग 1-2 आंसर से 3-4 गो के पढ़ेंगे, ठीक ना।
तब ध्यान से पहले देखो, पहले हम लोग गतिज ऊर्जा के पढ़ेंगे, अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ध्यान से शब्द जाने, तो किसी वस्तु को अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, गतिज, यानी कि कोई वस्तु गति में यानी चल रहा है तो ओकरा में कोई ना कोई ऊर्जा होगा ना, तो हाँ नहीं रुक सकता है, लेकिन ध्यान से देखो, जबकि किसी वस्तु को उसकी स्थिति आकृति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कर। देखो 3 गो ऊर्जा भी हम लोग को पढ़े, अब अगला कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। जैसे कोई चीज रुकल है, अचानक झटका देने पर चल दिया, जैसे तीर कमान हम लोग लेते हैं ना, तो घींच करके टान कर रखे रहते हैं ना, ठीक, तो वो स्थिति में है ना, स्थित है, तो वो स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। घंटा उतार हुआ दिखाई दे रहा है, तो कौन, अब उठा कर कल पर बिकाओ, कहाँ के यहाँ और सट जाता है। हाँ जाओ, फुला रहा है। तो देखो स्थितिज ऊर्जा कि कोई जैस के तैस है और उसको परिवर्तन करेंगे, कोई वजह से करके रहे हैं, तो अगला देखो तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। देखो ऐसा कोई चीज जेकरा में हम लोग नचा रहे हैं, ठीक ना, जैसे पंखा उंखा सब रहता है ना, तो उस समय यांत्रिक ऊर्जा काम करता है, डायनमो, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, मैकेनिकली फोर्स इसको भी कहा जाता है, जेकरा में उसको नचाने के बाद और सबको फिर नचा, तभी आगे पढ़ेंगे सब। चुंबकीय बल भी समय कार्य करता है। तो पहले तीनों ऊर्जा देखना लिया, पहले अच्छा समझाते हैं। तो देखो, तो हम लोग कभी कितना ऊर्जा पढ़े के, 3 गो की, कोई क्या, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊर्जा के कितने प्रकार, 3 गो, कौन कौन, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। अंग्रेजी भी ध्यान से, गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा को अंग्रेजी में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। कौन कौन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक ना। यानी यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़े के, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़े के और गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़े के। तब सबसे पहले देखो गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखल है, एग्जाम्पल बहुत सारा है और ध्यान से पढ़ना। देखो जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, ये सब कहलाता है गति। जो क्या चलता है तो गति में रहता है ना। चलो आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, परिभाषा पहले आए। हाँ तो गति है, हम लोग को ऊर्जा से पढ़ रहे हैं। अगला देखो, तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा ध्यान से देखो, क्या कहना है, किसी वस्तु को उसकी गति के कारण करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। अगर हौले से फेंक कर तीर मारेंगे तो कम लगेगा, ऊर्जा कम जाएगा, लेकिन बहुत जोर से घींच करके तब बहुत जोर से छोड़ते हैं तो ऊर्जा ज्यादा ना मिलेगा, जाकर सर सीना भोग देगा, ठीक। तो इस तरह से ऊर्जा ज्यादा हो रहा है, तो क्या गति के कारण ऊर्जा ज्यादा मिला तो उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो परिभाषा याद होना चाहिए, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। आगे देखो, एक हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा को ई और के से, ई के मतलब एनर्जी और के का मतलब काइनेटिक से दर्शाया जाता है। आगे कभी भी ई के लिखा है तो समझ आना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बाद कहा जा रहा है, क्योंकि सूत्र पर बनता है। और गतिज ऊर्जा का व्यंजक देखो, व्यंजक के मतलब सूत्र के बाद कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कार्य की उस मात्रा द्वारा दी जाती है जो विराम में आने से पहले उस वस्तु द्वारा की जा सकती है, ठीक ना। व्यंजक क्या है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा कार्य की उस मात्रक द्वारा दी जाती है जो विराम में आने से पहले उस वस्तु पर, यानी कि कोई वस्तु विराम आने से पहले धक्का जोर से दे रहा है या विराम में है और जोर से धक्का दे दिया गया है तो गति में आ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगा। अगला देखो, मान लिया कि द्रव्यमान एम की कोई वस्तु है, कोई बैठो यहाँ का, द्रव्यमान एम की वस्तु यानी कि उसका वजन, कोई वस्तु पिन में बेग के मतलब स्पीड से चल रहा है के साथ चल रही है और वस्तु पर कोई अचर विरोध बल गति के विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण वस्तु गति की दिशा में दूरी एस तय करने पर रुक जाती है। तो कोई पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, तो अपना बल जितना दूर लगेगा कुछ ना कुछ दूर जाए ना करेगा, और गति के उधर विरोध करेगा तो कुछ दूर जाकर रुक भी जाएगा। तो जिसके कारण वस्तु गति के दिशा में कुछ दूरी तय करता है और आगे चल के रुक जाती है। चूंकि अंतिम वेग शून्य हो जाता है, तो गति के समीकरण से देखो एक बार यहाँ पर ही
ये क्या बात कर रहा है? तो यहाँ पर ही वेलोसिटी 0 रह जाता है, तो 0 के स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2as, जिससे a बराबर v माइनस v स्क्वायर बटा 2s में दर्शाया गया है कि इधर से कोई चल रहा है, इधर से कुछ बल लग रहा है, तब वेग v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा व्यंजक खाली सूत्र देख लो, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है 1/2 एम वी स्क्वायर, एम की जगह हम लोग का द्रव्यमान रखना है कि वस्तु का कितना द्रव्यमान है से, अब v का मतलब उसका वेग कि बताएगा कि इतना वेग से कोई वस्तु है। ठीक, तो हो गया। अब एक एग्जाम्पल ध्यान से देखना आगे कि ध्यान दे कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान का और उसकी चाल के वेग के समानुपाती होता है, यानी वस्तु में क्या द्रव्यमान रहेगा सो और उसका कितना स्पीड से चाल है से उसके समानुपाती होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। चौगुनी कर देंगे तो चौगुनी, तब बरसते उसकी चाल समान रहे। उसके विपरीत यदि वस्तु की चाल दुगनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी। तो बस वस्तु की चाल अगर दुगनी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी। ठीक, ये दुगना कहा रहा कि द्रव्यमान दुगना कर देंगे ना तो गतिज ऊर्जा दुगना होगा, लेकिन अगर चाल दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुना। ये कहने का द्रव्यमान की मतलब अगर वजन दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, दुगनी रहेगा, लेकिन अगर चाल यानी स्पीड दुगना कर देंगे तो वो गतिज ऊर्जा और 4 गुना, जितना ज्यादा स्पीड से ऊर्जा और ज्यादा दुगना हो चल जाएगा। ये कहने का मतलब। एग्जाम्पल देखो, बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा। यह कहे कि यह एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछेगा, ठीक ना, कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। कैसे, क्योंकि बंदूक कितना स्पीड में जाता है तो गति में है ना, और जेकरा में जाता है चिड़ै फाइट चल जाता है तो हमें कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। धनुष से छोड़ा गया तो जब तीर धनुष को तान करके और जब तानी हुई पर रखे हुए है ना, इन्होंने न कर है तो स्थिर है तो उसको स्थिर ऊर्जा कहेंगे, लेकिन जब छोड़ दिए और जब तीर चल रहा है तब कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। बहुत अच्छा। गतिमान हथौड़ा, हथौड़ा का थापर तोड़ चला रहा है तो कौन ऊर्जा, क्या तुम्हें गति में है और ऊपर टान कर रख ले है तब स्थितिज ऊर्जा। छोड़ी ना गया, जैसी छोड़ेगा तो गति में आ गया। यहाँ तक आगे पढ़ेंगे, जब बार बार चलते रहे नचते रह रहा है तब इस तरह से, जैसे कि डायनमो में नचता है ना जनरेटर आओ तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होता है। आगे पढ़ेंगे, गिरती वर्षा की बूंदे, लगातार गिर रहा है तो गति में आ रहा है ना, तो गति अगर बहुत जोर से वर्षा हो रहा है ना, स्पीड में बूंद गिर रहा है जाएगा तो चोट ज्यादा लगता है, और धीमे धीमे बूंद गिरेगा तो चोट कम लगेगा। हाँ, तो यही ऊर्जा लग रहा है। बहती हवा, हवा देखना हौले हौले हवा बढ़ में तो ऊर्जा कम रहता है, एनर्जी कम आता है, हम लोग को चोट न लगता, कोई फर्क पड़ता है। लेकिन बहुत जोर से हवा बह रहा है तो ऊर्जा ज्यादा हो जाता है। तो ये सब बहे वाला है यानी कि गति में रहता है तो कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। नाचता लट्टू, लट्टू भी नाच रहा है तो गति में है। आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण है, तो एकदम याद रखना है कि गतिज ऊर्जा के कौन कौन उदाहरण होते हैं, ठीक ना, वो गति में है। जल विद्युत शक्ति स्टेशन में पहाड़ी के नीचे गिरते हुए पानी से गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल डायनमो को चलाने में होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा संपन्न होती है। तो डायनमो में कौन सा ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल डायनमो न लिखा है, गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल किसमें, डायनमो। डायनमो देखा है, जनरेटर जिसे बिजली उत्पन्न होता है तो एगो चक्री नच्चे वाला होता है, अब भोज उज होता है टेंट वाला आता है जो पन्नी लपेट ले रहता है, वही उतना पार्ट को डायनमो कहलाता है, ठीक ना, समझ गया। बाइक ओकरा में कैसा लगता है, ओकरा में ना बस पंखा कोई मोटर ना देखा है, एकदम मोटरे होता है, मोटर को खाली तू नचा देगा, जैसे ठेकेदार बताए थे पंखा में मोटर में अंदर में होता है, नचा देंगे हम ना तो बिजली वहां पैदा हो जाएगा, और वहां से बिजली दे देंगे तो पंखा यहाँ चले लगेगा। एक ऐसा सिस्टम होता है। तो पहाड़ी से नीचे गिरते हुए पानी, पहाड़ी से ऊपर से जोर से पानी भी गिरा तो हमें गति हो रहा है, और ओकरा वजह से डायनमो के नचा रहा है तो डायनमो भी गति में आ रहा है, तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। आज ये पानी बहुत जोर से आता है ना तो डायनमो के नचा देते हैं, कि पानी से अगर हम पंखा को नचा दिए, मान लो डायनमो है कि नचे लगेगा ना, और नचे लगा था पानी के वजह से गति में आ गया, ये खूब नच रहा है। नचने से एकरा में बहुत सारा चुंबक रखल है, बीच में लोहा नच रहा है तो विद्युत चुंबक के प्रेरण प्रकार करता है, जिसकी वजह से करंट पैदा हो जाता है। यही बड़का बड़का जो डैम रहता है ना, यानी कि बांध, ओकरा पर बहुत जोर से पानी बहता है बाढ़ में, ओकरा भी डायनमो लगा देगा तो डायनमो क्या करे, पानी क्या करे, डायनमो को बहुत जोर से नचाएगा, जोर से नचाने से क्या होगा, बिजली पैदा होता है, वहीं से हम लोग को बिजली आता है। लेकिन अपना यहाँ नहीं, जहाँ पर डायनमो है, कुछ ऐसा राजस्थान वाला इलाका में बड़का बड़का वो फिल्मों में देखा जो पंखा नचत रहता है ऊपर में, तो उसको पवन ऊर्जा कहा जाता है, विंड मिल, हाँ पवन चक्की, हाँ बोला वो नचता है तो क्या करता है, वो पंखा हवा नचाता है और नीचे डायनमो लगल रहता है, हाँ
तो पंखा नचा रहा है डायनमो को। हाँ, डायनमो से क्या हो जाएगा, बिजली उत्पन्न हो। हाँ? हवा नहीं देता है, कथी? वो पंखा हवा दे लेकिन नहीं लगाया गया है। खाली एक रुक जा, अरे हमरो समझाने दो। तू ही बन जा मास्टर। वो पंखा लगाया है ऊपर ना, खाली इलाका में हवा बहता है, जब जब हवा बहेगा तो पंखा को क्या करेगा, नचाएगा। और डायनमो नीचे लगल रहता है, तो पंखा नचेगा तो डायनमो नचाएगा ना। तो डायनमो नचेगा तो डायनमो के काम क्या करना है, बिजली पैदा करना। तो पंखा के काम है नचावे के, वो पंखा नचता ना है हवा देवे के लिए ना, वो हवा के वजह से पंखा नचे। अच्छा, पंखा जैसे कभी कभी वो तन्नी को अथी होता है खिलौना वाला, तो लेकर के साइकिल पर तू बैठ कर जाना, दौड़ेगा तो तोरा खूब स्पीड में नचेगा पंखा। तो वैसी वो में रहता है आगे, तो समझ गया। तो वही काम उस समय होता है। आगे देखो, तो हम लोग गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा पढ़ो। स्थितिज ऊर्जा देखो, जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। परिभाषा देखो, किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य आकृति अमन है तो कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु को, एक कैसे लिखेंगे, ईपी, जहां भी आप कभी संकेत में सूत्र में लिखल है ईपी यानी कि एनर्जी, आप पी से पोटेशियम अधिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। इसमें गुरुत्व, हाँ, यदि किसी वस्तु को किसी स्थित ऊंचाई तक उठाया जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल को पार करने के लिए कोई बल, हटा तो कोई बल वस्तु पर लगाना होगा। माना ना करते, अपने टाइम होगा करते, ज्यादा ना पड़ सकते। देखो, वस्तु पर लगाना होगा, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य उस निकाय के स्थित ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे देखो, घड़ी में जब भी देखा है ना, वो सब क्या होता है, गैस देखो, तो ओकरो नचा करके छोड़ दिया, तो स्थिति में रखल है, जैसी छोड़ेंगे तो में पोटेशियम एनर्जी स्टोर करके रखल है। ऐसा कौन सा एनर्जी कहलाएगा, पोटेंशियल। एग्जांपल देखो, मान लिया कि द्रव्यमान एम की किसी वस्तु को उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई एच तक उठाया गया है, यानी कि ऊपर उठा कर रख ले, जैसे हम यहाँ डंडे उठा कर रख देते हैं। अब वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल नीचे खींच रहा है ना, तोरे पर गिराएंगे तब गुरुत्वीय mg लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है, जाकर बैठो चुपचाप वहां, और g उस पर गुरुत्वीय त्वरण g छोटका लगेगा ना, और तब गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करता है, तब बल बराबर सूत्र होता है बल कितना, बल खींचा से या दूरी कितना है। अगर इतना पर से खींचे तो कम चोट लगेगा, और ऊपर से गिराएंगे और ज्यादा चोट। तनका दूर पर से कोई लड़का कूदता है तो चोट कम लगता है, छत पर से कूद रहा है 3 तल्ला 4 तल्ला ऊपर चल जाता है। तो देखो, स्थितिज ऊर्जा क्या करेगा, दूरी के अनुसार से लगता है। अगला सुनो, कार्य का यह परिमाण वस्तु और पृथ्वी के निकाय में स्थित ऊर्जा के संचित होता है। पहले जब हम इसको ध कैसे रख ले है ना, तो हमें ऊर्जा संचित हो, जैसी छोड़ेंगे अपना काम कर देगा। हाँ, तो अकेले का सूत्र क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच, ठीक ना। एम का मतलब होता है यहाँ पर ही द्रव्यमान, जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण छोटका जी, एच के मतलब ऊंचाई की कितना ऊंचाई पर वो रुकल है, ठीक ना। तो इसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ध्यान दे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वस्तु पृथ्वी निकाय का संयुक्त गुण है, न कि किसी एक का। वस्तु और पृथ्वी की दूरी जितनी अधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। जितना ऊपर में फेंकेंगे उतने ज्यादा स्थितिज ऊर्जा आएगा, हाँ मतलब चोट ज्यादा लगेगा। किसी वस्तु की ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा भूमि तल या हमारे द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर करता है। हम कितना दूर पर रखे हुए हैं उसके अनुसार से तल पर निर्भर करेगा, ठीक ना। जैसे एक ऊंचाई वाला ही चित्र में दिखाई था कि कितना ऊंचा पर से है, दूसरकों में उसी तरह तीसरका में तनी घुमा धुरा के, जब मतलब इस चीज पर निर्भर करता है कि कहाँ से हो रहा है। कि अगर निर्भर करता है किसी वस्तु के लिए दी गई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थित ऊर्जा का एक विशेष मान हो सकता है, तो किसी दूसरे तल की सापेक्ष स्थित ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है।
साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किसी द्वारा कार्य किए गए प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, न कि उस पथ पर जिस पर वस्तु ने गति की है। उदाहरण के लिए कह रहा है कि एक गुटका को ए स्थित बी तक के दो विभिन्न पथों में पहुंचा दिया गया है, ठीक ना। और आगे कह रहा है कि यदि ए बी एच अगर ऊंचाई दे दिया गया है कि एच तक के दोनों स्थिति में वस्तु पर किया जाता है तो उसका कार्य क्या करेगा, एम जी एच, जो द्रव्यमान है से गुरुत्वीय त्वरण समय जी रहबे करेगा और ऊंचाई करेगा। और उसी तरह देखो अनंत समतल पर वस्तु की स्थिति, एक मोटे शब्दकोश को एक किताब को अनंत स्थल पर रूप से टिका दे। किताब के देख रहा है, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के लिए। इनमें से कोई देखो, एगो के यहाँ रखल है, एगो के यहाँ था, सबसे ज्यादा वाला कौन गिरेगा, सबसे पीछे वाला ज्यादा स्पीड में ढुलकेगा। तो वही से तो निचले सिरे के पास अब एक पेंसिल बैटरी को किताब से सबसे ऊंचे बिंदु पर ए से ढुलकाते हैं और वहीं यह बैटरी के नीचे आकर पेंसिल से टकराएगी और कुछ दूरी तक लुढ़क कर जाएगा। नीचे पेंसिल है ना रखल, तो यहाँ तक के ढलकाएगा। लेकिन वही बोला है अब पेंसिल को वापस अपनी जगह पर रख देते हैं और बैटरी को किताब पर आधी दूरी पर लुढ़काते हैं। अब यहाँ से लुढ़काएगा बी नंबर से, तो पेंसिल को ज्यादा ढुलकाएगा कि कम क्या कि अब कम मिलेगा। तब दोबारा करते हैं तो हम देखते हैं कि पेंसिल इस बार लगभग आधा दूरी ही खींच सकती है, कि पूरा यहाँ से था तो बहुत खिसका था और यहाँ से करेंगे तो आधे खिसकेगा। पेंसिल को वापस अपनी जगह पर रख करके अब टॉर्च की बैटरी से लेते हैं। टॉर्च की बैटरी इतनी ज्यादा वजनदार वाला रहेगा तो क्या करेगा, ज्यादा जोर से धक्का मारेगा ना। तो प्रयोग से दोहराते हैं तो पेंसिल बैटरी की तुलना में टॉर्च की बैटरी के द्वारा पेंसिल काफी अधिक दूरी तक खींचेगी। टॉर्च की बैटरी का और ज्यादा भारी वाला रहेगा। सर वो जो पहले आता था एनर्जी के इतना मोटे लाल के, हाँ वो होता है, वही हुआ टॉर्च की बैटरी। नहीं बोला आगे पढ़ा दो, चुपचाप रहेगा, जल्दी खत्म कर देते हैं। आनंद स्थल के सबसे ऊंचे बिंदु ए पर रखी गई बैटरी में इसमें से कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है, अतः बिंदु ए पर बैटरी कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी स्थितिज के बराबर होती है। तो वो आराम से स्थिर था तो स्थितिज ऊर्जा हुआ, और वो नचने लगा तो यांत्रिक और गतिज क्या नहीं काम किया है। जब वो बैटरी नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ करता है तब बीच में किसी पिंड पर स्थितिज के गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती है। तब बिंदु बी पर वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग के बराबर होता है। वही बैटरी जब आनंद स्थल पर निम्न बिंदु पर पहुंचती है तो उसके कुल यांत्रिक ऊर्जा केवल उसकी गतिज बैटरी ऊर्जा के बराबर होती है। इस गतिज ऊर्जा का मान बैटरी के उच्चतम बिंदु पर स्थित ऊर्जा के बराबर होती है। तो हमने देखा कि जब पेंसिल बैटरी को अधिक ऊंचाई से छोड़ते हैं तब पेंसिल अधिक दूरी तक सिरकती है। समझ रहे हैं इस बात को। और साथ ही हमने देखा कि जब समान ऊंचाई से अधिक दरवाने की ज्यादा मोटा बैटरी को टॉर्च की बैटरी को छोड़ते हैं तो पेंसिल को और अधिक सरकाती है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु की स्थित ऊर्जा उस वस्तु की ऊंचाई और उसके साथ साथ उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। जितना ज्यादा ऊंचा, जितना ज्यादा भारी सामान गिराएंगे ज्यादा दबेगा, ठीक ना। ईटा को ऊपर से फेंकेंगे छत पर से तो माटी तनी कम धसेगा, लेकिन पत्थर और बड़का गोबर पत्थर को फेंकेंगे तो माटी बहुत धसेगा वही पर से। नहीं रे, और ऊंचाई पर से जाएंगे तो और जाकर जाएगा। तो तनका दूर कर लेते हैं, खत्म हो गया। चलो ठीक है, जन से आगे हम लोग पढ़ा देंगे।